ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। परों पर जो भी दुनिया समा लेता है, आसमां भी सर अपना झुका लेता है, परवास करता है वो बुलंदी की हद तक, किस्मत में अपने कलंदर लिखा लेता है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रेशमी ज़िया, आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। ये सच है दोस्तों कि अगर इंसान चाहे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, और हाथों की लकीरों पे भरोसा नहीं बल्कि अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। अपने हौसले से इंसान अपनी तकदीर बनाता है, और इसी की जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ है। आप टीचर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, उसके अलावा आप ब्यूटी पेजेंट भी हैं, नेशनल खो खो आपने उसमें चैम्पियन रही हैं, और आपके बहुत सारी खूबियां हैं। ये सब हम जानेंगे उनसे बात करके। तो आज हमारे साथ हैं राखी बिष्ट। एक पढ़े लिखे और काफी अच्छे खानदान में पली बढ़ी राखी बिष्ट जिंदगी के हर खट्टे मीठे तजुर्बात से दो चार रही। पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद राखी की नौकरी दिल्ली सरकार में बतौर टीचर हो गई। पढ़ने लिखने के साथ साथ राखी का झुकाव खेलों की तरफ भी रहा, और अपने पसंद का खेल खो खो की नेशनल लेवल पर प्लेयर भी रही। हर लड़की की जिंदगी की तरह राखी की जिंदगी में भी वो दिन आया जब उनके वालिदैन ने एक वेल सेटल्ड लड़के से उनकी शादी कर दी। जहां राखी टीचर, वहीं उनके शौहर डॉक्टर थे। शादी के बाद भी राखी के हौसलों और जज्बों में कोई कमी नहीं आई, और दिन ब दिन वो हर उस मंजिल को हासिल करती गई जिसकी वो तमन्ना रखती थी। शादी के बाद जहां बेशतर खवातीन अपने ससुराल को अपनी मंजिल समझकर वहां रुक सी जाती हैं, वहीं राखी ने अपना सफर बदस्तूर जारी रखा, और इसी का नतीजा है कि राखी को राजधानी गौरव अवार्ड, उत्तराखंड गौरव अवार्ड, दिल्ली स्टेट टीचर अवार्ड जैसे अवार्ड से नवाजा गया। दो भाइयों की अकेली बहन रही राखी शुरू से पढ़ने लिखने में काफी अच्छी ओपन माइंडेड थी। इसी का नतीजा है कि साल 2019 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स में हिस्सा लिया और जीत का परचम लहराकर अपना और अपने खानदान का नाम रोशन किया। हंसती खेलती राखी की जिंदगी को न जाने किसकी नजर लगी जब साल 2020 में कोविड के काले साए ने राखी की जिंदगी को अंधेरा कर दिया। जब उनके डॉक्टर शौहर को ड्यूटी करते हुए कोविड हुआ और जिंदगी की जंग हार गए। शौहर के इंतकाल के बाद भी राखी ने हार नहीं मानी और अपने बुरे दौर को भूलकर अपनी नई जिंदगी को नए सिरे से शुरू करके कामयाबी की मंजिलें हासिल की। एक नेशनल लेवल की खिलाड़ी, ब्यूटी क्वीन, शायरा और एक समाजी कारकुन की हैसियत से खुद को पहचान दिलाने में कामयाब हुई। तो आइए जानते हैं राखी की जिंदगी के खट्टे मीठे तजुर्बात के बारे में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। क्या बात है, शुक्रिया बहुत बहुत, और दूरदर्शन के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसा मैंने अभी बताया, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी खूबियाँ अभी बात करने में मैं बात करूँगी। कैसे आप टाइम निकाल पाती हैं और इतना बिजी रह के आपको कैसा महसूस होता है? जब मुझे पता लगा कि समय ही बलवान है और समय ही सब कुछ है, तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा इस पर मैंने विचार किया। और उस तरीके से जो शौक़ होते हैं, समय हम शौक़ से निकाल ही लेते हैं। और बस मेरा यही कहना है कि 24 घंटे मिले हैं एक दिन में, उसको 48 और 72 घंटों की तरह हमें जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि मैंने कहीं सुना था कि टाइम इज़ मनी, तो बस यही एक पीछे बात है इसकी।
और कुछ नहीं। जैसा कि अभी आपने कहा कि उत्तराखंड में ही आपकी पैदाइश हुई, तो हम जानना चाहेंगे वहाँ आपकी कैसे, मतलब जब आप पढ़ती थी तो कैसा माहौल था, और क्या होते नहीं बचपन में नटखट कुछ शरारते, तो आप कैसी थी, कुछ वो बातें उस यादों में ले चलिए। एक वाक़या मुझे याद आता है कि मुझे स्कूल जाने की इतनी जल्दी थी कि मैंने पापा का इंतज़ार ही नहीं किया, और एक हमारे पड़ोस में अंकल जी रहते थे, तो वो अपनी बेटी को एडमिशन के लिए ले जा रहे थे। तब मैं 3.5 साल की थी। बस उनके साथ चली गई और एडमिशन करा के घर आ गई, और घर वाले सारे हैरान, भाई इतनी छोटी बच्ची 3.5 साल की, इतना पढ़ने की ललक जो थी वो बचपन से थी। और ये स्टोरी आगे ऐसे बढ़ी कि जब मैं स्कूल गई तो मेरी जो टीचर थी वहाँ, नर्सरी टीचर, उन्होंने कहा कि अम्मा, मेरी नानी मुझे लेके जाया करती थी, और वहाँ से मतलब उन्हीं का आना जाना मेरे साथ होता था। तो वो आई जब पहले दिन, तो मेरी टीचर मेरी नानी को कहती हैं कि अम्मा इनको थोड़ा जल्दी लेकर आना भाई, मतलब स्कूल से लेकर जाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और परेशान हो जाते हैं, पहला दिन है। तो मेरी नानी फटाफट से जल्दी जैसे अपने बच्चे को लेने आते हैं, तो आई तो हमारी जो मैम थी उन्होंने कहा कि नहीं भाई अम्मा, अब इसको थोड़ा सा पूरे टाइम पर ही लेकर जाना, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को तो क्या मतलब संभाल ही रही है, बल्कि मेरे जो इतने 20-25 बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, इनकी भी मॉनिटर बनी हुई है। और बड़े प्यार से, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, इस बच्ची ने पूरी क्लास संभाली। ये मेरे बचपन की कुछ यादें हैं, और भी खट्टी मिट्टी कुछ कहानियाँ हैं। अच्छा, अब अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि कैसा था माहौल। परिवार ही सब कुछ होता है, वहाँ हम जन्म लेते हैं। मेरी माताजी जो थी वो हाउसवाइफ थी, और पहली वो लड़की थी गांव की जिसने 10वीं तक पढ़ाई की। उससे पहले कोई भी गांव में लड़की ऐसी नहीं थी जो यहाँ तक पढ़ पाई थी। जस्ट बिकॉज ऑफ माई नानी, मेरी नानी ऐसा चाहती थी कि हर एक लड़की को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेरे पिताजी थे, वो DDA से रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर हैं, और उनके जीवन का भी मैं यदि आपको आज संघर्ष बताऊं, तो आज हम जहाँ पर भी हैं उन्हीं के संघर्षों की वजह से यहाँ पर हैं। और पहले वो वहाँ पर टीचिंग का काम करते थे, फिर गांव में जैसे ज़्यादा कमाई और ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था, तो वो दिल्ली शिफ्ट हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने कंपाउंडर का काम किया, डेली वेजर का काम किया, और करते करते पढ़ाई करते करते वो अकाउंट्स ऑफिसर बने, वो भी DDA में। और मुझे आज भी उनके रिटायरमेंट का एक वाक़या याद है, जिसमें उनके डायरेक्टर थे DDA के, उन्होंने कहा था आप साक्षात, आपका नाम भगवान है, और आपने पूरी ज़िंदगी इसी नाम को जो है सार्थक किया। आपने ये पूरा थ्रू आउट इनका जो भी जर्नी रहा है DDA में, वो इतनी अद्भुत थी कि हर कोई पापा के रिस्पेक्ट करता था। उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं, वो MBA हैं और एक कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं। एक भाई मेरा अब कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, और वो भी मैनेजर है वहाँ पर। और मेरी भाभी डॉक्टर हैं, पहले एम्स में थी यहाँ दिल्ली में, और अब वो क्योंकि वहाँ शिफ्ट हो गई हैं, वो हेल्थ वर्कर हैं वहाँ पर भी, और बहुत अच्छा चल रहा है परिवार का। बाकी ये मैं कहूँ आपको कि सपोर्ट या कुछ ऐसा कि अपब्रिंगिंग तो बहुत शानदार थी। जो पापा की सीख और अपनी माता और पिता के बीच में जो मैंने सामंजस्य देखा, तो मुझे लगता था ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। पर ऐसा शायद लड़कियों के लिए नहीं होता, क्योंकि वो भी एक कंजर्वेटिव फैमिली थी। मुझे इतना ही पता था कि मुझे 12वीं के बाद मेरी शादी हो जानी है, तो इसीलिए ज़्यादा ज़ोर इतना पढ़ाई पर नहीं दिया गया। बाकी मैं स्पोर्ट्स में नेशनल खेली, बाहर तक गई, और मुझे बहुत सारे मौके मिले। जब मैं मुझे याद है सोमनाथ चैटर्जी थे तबला वादक, बड़े मशहूर, और मुझे जापान ले जाना चाह रहे थे और पापा ने नहीं भेजा। किसी का कारण आपको पता है कि लड़कियों के लिए सुरक्षा का एक भाव पिता के मन में होता है, उसके कारण। तो ऐसा नहीं, मौके मुझे बहुत मिले, लेकिन मुझे ये कहना पड़ा पापा को कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। तो कॉलेज मैंने फिर इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लिया। अब चूँकि जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जो है हर साल ये बदलते हैं कि हमें क्या बनना है, क्योंकि ऐसी भावना थी ही नहीं घर में। ऐसा माहौल था कि भाई अब शादी होगी और भाई आगे जाएगी तो वो घर के काम वगैरह। लेकिन उसके बीच में ना मुझे एक इंस्पिरेशन के तौर पे हमारे वहाँ पर एक आंटी रहती थी जो कि लॉ ऑफिसर थी। मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर शादी कैसे हुई आपकी? और जब भी कोई नई फैमिली में आप जाते हैं तो वहाँ का एकदम एटमॉस्फेयर चेंज होता है,
और आपके हस्बैंड का वहाँ का कितना सपोर्ट मिला आपको? जी, मेरी जो शादी है वो पौड़ी गढ़वाल में हुई। मेरे हस्बैंड का जो पक्ष है वो पौड़ी गढ़वाल से है और मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। मेरे हस्बैंड खुद हेल्थ वर्कर थे, ऑर्थोटिस्ट थे। मेरे जो जेठ हैं, क्योंकि ये 2 भाई हैं, तो मेरे जो जेठ हैं वो MBA हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पर एक दवाइयों की कंपनी में काम करते हैं। और मेरी जो सास हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल रही हैं उत्तराखंड से ही। और मेरे ससुर जी जो हैं वो बैंक में मैनेजर थे। तो और भी बाकी जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली और वो सब है, वो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। और जहाँ आपने मुझसे बात की सपोर्ट की, तो ऑफ कोर्स शादी से पहले पंख तो थे पर उड़ान नहीं थी। शादी के बाद हस्बैंड के साथ वो सब मिला जो मैं जिसके सपने देखती थी। और वो आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत बढ़ा, मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उन्हीं के सपोर्ट का नतीजा है कि आज उनके ना होने पर भी मैं उस कार्य पर अग्रसर हूँ जो मैंने पहले प्रण लिया था। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप सोशल वर्क का भी काम करती हैं, तो किस तरह का इसमें काम है आपका? काम तो इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहानी ये है कि सबसे पहले तो जब नौकरी लगी थी तो पापा ने ये बात हमें बता दी थी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किसी भी प्रकार की सेवा में लगाना है। और दूसरी बात, एक बार मैं एक कार्यक्रम में थी, ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रम। वहाँ पर एक लड़की मुझे मिली और हम लोग बैठे हुए थे। तो कहते, मैडम आप किस तरीके का काम करती हैं? तो एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नोबल प्रोफेशन में हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं मतलब अध्यापिका के तौर पे मैं खुद यही काम करती हूँ और मेरे पास सारे स्लम के बच्चे आते हैं। तो कहती, नहीं मैडम, इसके लिए तो आपको वेतन मिलता है, इससे हट के आप क्या करती हैं? तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल एक ब्रेक थ्रू कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि वो बात मुझे इतना घर कर गई। उसके बाद ही ये काम जो है और ज़ोर शोर से शुरू हुआ। फिर संस्था का गठन हुआ, फिर संस्था के माध्यम से हर पहलू को छुआ। वो चाहे बालिका शिक्षा हो, वो चाहे हेल्थ हो, वो चाहे पर्यावरण हो, वो चाहे ऐसे ही छोटे मोटे इश्यूज़ जो होते रहते हैं। तो ऐसे दिल्ली में हम तमाम काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले कॉलेजेस में हमने आत्मरक्षा के लिए कि लड़कियों को ऐसा मेरा मानना है कि वो फेरी टेल ना सुना के आप किसी ना किसी युद्ध कला में निपुण बनाएं। और उसके अलावा ये आत्मरक्षा के लिए एक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हुई जो कि कॉलेज की गर्ल्स के साथ हुई सैटरडे संडे इसमें। और काफ़ी 5,000 से लेकर 10,000 लड़कियां इससे प्रभावित हुई और लाभान्वित हुई। उसके अलावा पर्यावरण के लिए जैसे भलसवा झील है और उस पर काम चल रहा है और अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद एक ट्रस्ट भी बनाया जिसके माध्यम से और अनेकानेक कार्य जो कि समाज के क्षेत्र में हम कर सकते थे, समाज के लिए कर सकते थे, ऐसा किया कि ये भी एक प्रकार से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो सकती है, मेरी नहीं, उन लोगों की जो समाज के लिए कर जाते हैं और नाम नहीं होता। आज आप मुझे पूछ रहे हैं, हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ये भी ऊपर वाले का करम है। ये भी होता है ना, जब दूसरे की स्टोरी सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो दूसरे लोग भी उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिलता है। अभी अभी जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, आपके शौहर जा चुके हैं, तो क्या हुआ था उन्हें? वो तो डॉक्टर थे और नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल भरा वो दौर रहा होगा कि वाकई इंसान ऐसे में टूट जाता है, बिखर जाता है बिल्कुल। कैसे आपने ख़ुद को फिर से समेटा? उस दौर को मैं अपने शब्दों में बयां कैसे करूं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कि इस सब के होते चलते जिस आदमी से आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, जो आदमी आपके पीछे एक ढाल की तरह खड़ा है और उसके साथ आप ये काम कर रहे हैं, अचानक उस आदमी का जीवन से चला जाना, ये आपके जीवन में एक शून्य पर ला देता है। पर एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि फिर से शून्य से शुरुआत की मैंने, और जो काम मैंने जारी रखा था, कुछ महीने मुझे ठीक होने में लगे, थोड़ी समस्याएं होने लगी मानसिक तौर पर। मैं थोड़ी सी नहीं कहूँगी, काफ़ी परेशान थी, लेकिन उसके चलते भी मैंने कई कॉम्पिटिशन्स, वो चाहे बच्चों के हो, क्योंकि एज अ टीचर तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले ही रहे थे। उसके अलावा मुझसे कहा गया कि आपको कोई हेल्प चाहिए कुछ है, तो मैं बिल्कुल सबको कहा कि मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को हेल्पलेस महसूस करूं, ये भी महसूस करना नहीं चाहती थी। तो उस दौरान जो भी काम किया मैंने, जैसे कि हाँ,
कहा जाता है ना कि किसी कर्म के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं समाज के लिए कार्य कर रही थी, जो भी गिना चुना काम कर रही थी तो वो लोग आके मेरी मदद करेंगे। कुछ ऐसा हुआ कि ना मैं बयां कर पाई और ना वो अपनी अदा कर पाए। तो मेरे हस्बैंड कोविड से उनकी डेथ हुई और वो दौर जो है बहुत ही मुश्किल था। हम लोग दोनों खुश थे कि एज अ टीचर मैं राशन बांटने जा रही हूँ, ड्राई राशन। वो इसलिए खुश थे कि मैं किसी की भी मदद कर पाऊँगा। आफ्टर 5 PM जब मैं हॉस्पिटल से आऊँगा तब भी यदि किसी को, बुज़ुर्ग को कोई दिक्कत होगी तो मैं कर पाऊँगा। वो एक जो पास मिला था, जो कि बहुत कम एसेंशियल जिसको कहते हैं, तो वो बड़े फ़ख्र के साथ कहते थे कि हाँ मैं जो है एसेंशियल सेवाओं में कार्यरत हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बीच में बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी आई और वो जब बीमार हुए तो मुझे लगा कि उन्हें एडमिट हमें कराना चाहिए और वहाँ पर उनको अच्छे से जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये बीमारी ऐसी थी और लगभग 15 से 20 दिनों के संघर्ष के बाद ही सकम टू कोरोना। और बस उसके बाद मेरी लड़ाई ऐसे जारी थी कि मैं उनको देख नहीं पाई। जो करीबी रिश्ते होते हैं, माँ का, पत्नी का, संतान का, हम तीनों ही उनसे ना मिल पाए, ना उनको आखिरी बार देख पाए। तो ये एक अंदर ही अंदर एक, जैसे कहते हैं कि घाव था और जिसे भरने में शायद काफ़ी समय लगेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा था कि ज़िंदगी फिर शून्य पर आ गई थी और फिर मैंने शून्य से शुरुआत की। मुझे बदलना था उन थिंकिंग को, वो जो एक औरत के पीछे जो एक थिंकिंग होती है ना कि अब तो बस अब ये है और कोई साथ नहीं देता, जो मैंने देखा उनके जाने के बाद कि जो हर तरफ से उम्मीद भरे हाथ होते थे वो बिल्कुल कहीं चले गए और बेरुखी देखी लोगों की। लेकिन फिर भी अंदर ये था कि मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। मैं अपने कर्म ऐसे कर रही थी कि मुझे करना है ये, उसके बदले में कुछ चाहते नहीं थी। तो वो लगातार काम करती रही। ऐसे में मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया अपने उस डर से निकलने के लिए, जबकि मैं बहुत डरी हुई थी कि हाँ वो स्तंभ है नहीं अब साथ में, वो जो स्ट्रेंथ ऑफ पिलर था वो साथ में नहीं है। तो इसके बाद तो फिर वो लड़ाई लड़ती रही और एक बार बार एक फील आता था, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। मेरा बेटा है, मेरा समाज मेरा इंतज़ार कर रहा है। और ऐसे में मेरे जो हीरे थे कुछ लोग, उन्होंने मेरी बहुत मदद की इस दुख से निकलने में। वो मुझे लेकर आए कि आप आइए, फिर से आप कविताएं बोलिए मंच पर, आप प्लीज़ ऑनलाइन जो हमारे शोज़ चलते थे उसको ऑर्गेनाइज़ कीजिए। वो सब कुछ हुआ और मैं सच आज आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से उन तमाम लोगों को जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे, उनको यहीं से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे साथ नहीं होते तो आज ये बात नहीं होती। और हाँ, बेशक से एक क्षति हुई, वो कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन ग्रेटफुल हूँ जो है वो भी बहुत है, वो भी बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ये बात, इसमें शक नहीं, कोई भी शक नहीं इसमें कि आप बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र के अपने आप को संभालते हुए आप इस मुकाम पर हैं। लेकिन जैसे अभी आपने बताया, आपने ब्यूटी पेजेंट का भी खिताब जीता, उसके अलावा भी आपने बहुत सारे खिताब जीते हैं। अगर मैं अभी कहूँ आप याद करें तो शायद आपको याद भी नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक आपका सबसे पसंदीदा जो आपके दिल के करीब हो, वो ऐसा कौन सा खिताब है? बेशक से, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि किसी अवार्ड के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए मैं काम नहीं कर रही थी। जिन लोगों ने भी, जिन संस्थाओं ने भी मुझे इस काबिल समझा कि मैं वो अवार्ड लूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का। लेकिन एक अवार्ड मेरे दिल के करीब है, जो कि अभी दिल्ली सरकार से मुझे 2021 में मिला, दिल्ली राज्य शिक्षक पुरस्कार। और क्योंकि बच्चे ना मेरे दिल के कोने में हमेशा रहते हैं और मेरे हस्बैंड के जाने के बाद वो जो ऊर्जा मिलती है मुझे केवल और केवल उनके साथ रहकर मिलती है, या किताबों में और या फिर उन बच्चों में। और मैं ऐसा समझती हूँ कि वो अवार्ड सिर्फ अवार्ड नहीं था। मैंने पहले कभी कोशिश ही नहीं की, इतने 25 साल के अपने नौकरी के सफ़र में कभी कोशिश ही नहीं की कि कभी अवार्ड लूँ। लेकिन जब अच्छे लोग ऐसे पीछे बैठेंगे तो फिर अवार्ड किसको मिलेगा, आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ, वो अवार्ड मेरे दिल के यूँ करीब है कि मेरे पापा क्योंकि पढ़ाते थे, उनका बड़ा पढ़ाने में बहुत रुचि थी
और वो मैं आगे तक ला पाई, उनके मुताबिक समाज के लिए या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर पाई, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मेरे पिता को ये मैं दिखा पाई कि मैं बेटी हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे लिए भी सपने देखे जा सकते थे। और आपने जो भी मुझे शिक्षा दी, मैं तो वैसे भी बहुत उनकी, तो मैं क्या कहें कि जन्मदाता का कोई शुक्रगुजार हो, ये तो बहुत छोटी बात है, मामूली बात है, उनका तो मैं कभी अदा नहीं कर सकती कर्ज। लेकिन वो समय ऐसा था कि वो अवार्ड जब मुझे मिला तो अपने पापा की आंखों में, उन खोई आंखों में जो चमक देखी थी कि हाँ आज बेटी ने कुछ किया, या परिवार में चमक देखी कि इतना दुख आने के बाद 2021 में, क्योंकि 2020 में जैसे कि मैंने बताया कि वो कोविड से चले गए हमसे दूर, तो उसके बाद फिर से खड़ा होना, फिर से वही काम करना, वो एक ऐसा जज्बा, और उससे मुझे बहुत हिम्मत भी मिली कि मैं ऐसा नहीं कि पब्लिक के नज़र में आई या कुछ है, लेकिन एक अपने ज़हनी तौर पे मुझे बहुत खुशी मिली कि मैं अपने पापा की आंखों में वो चमक देख पाई कि हाँ बेटा और आगे बढ़ो। अब पापा का सपना था ये, और मैंने वो जिया, मैंने उनको प्राउड फील कराया। और यही नहीं बल्कि आज मेरे दिवंगत पति नहीं हैं, पर मैं चाहती हूँ और भी उड़ान भरूँ और उनके सपने पूरे करूँ, जैसे कि वो मुझे देखना चाहते थे। तो मैं ये करती रहूँगी आगे भी। आपको खेल में भी बहुत दिलचस्पी थी, आप नेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं, आपने खो खो में, और आपका इसके अलावा साहित्य में भी रुचि है। लेकिन हम खेल की तरफ नहीं जाएंगे, हम ये जानना चाहेंगे आपकी रुचि साहित्य की तरफ कैसे हुई? साहित्य की तरफ रुचि, मुझे लगता है साहित्य अंदर था ही। 10वीं क्लास में इतनी गंभीर कविता मैंने लिखी थी कि एक अबला के जीवन में क्या क्या आते तूफान नहीं, ये उसकी प्रथम पंक्ति थी। और मुझे लगता था कि मैं शब्दों को शायद अच्छे से पिरो पाती हूँ, शायद उनसे जस्टिस कर पाती हूँ, तो मुझे लिखने का शौक़। छोटे छोटे लेख स्कूल लेवल पे, छोटे छोटे काम जो कि हम स्कूल लेवल पे और फिर कॉलेज के लेवल पे करते हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा करती थी। लेकिन हाँ, कुछ साल पहले मुझे ऐसा लगा कि ये भी एक गुण है, और क्योंकि जीवन पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा, तो इसको भी हम करके देखते हैं। बस वहीं से एक प्रेरणा मिली, और छोटी छोटी कविताओं से कुछ लेख लिख के जब नवभारत टाइम्स में मेरी कविता छपी, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा खुशी का पल था कि वहाँ पर, और ये बात है कोविड के दौरान, जबकि भारी संख्या में वहाँ कविता आया करती और बहुत कम लोगों की छपा करती, तो ऐसी 2-3 कविताएं छपी नवभारत टाइम्स में, और भी जो हमारे देश के बड़े बड़े अखबार हैं और मैगज़ीन्स हैं उनमें छपी। एक छोटी सी कविता जो आज के समय पर मुझे मजबूती प्रदान करती है, यदि मैं उसकी 4 पंक्तियाँ कहूँ तो इजाज़त है। निज प्रकृति पथ पर चलते, नित संघर्षों की वर्षा में, वेगमयी कलुषित आंधी से, दृढ़ता से टकराने पर हो निश्चित जीत ये ठानी है, हार कहाँ हमने मानी है। अच्छा राखी, अभी बातचीत के दौरान अभी हमने आपको और ज़्यादा जाना और ये पाया कि शायद ही कोई ऐसी फील्ड छूटी होगी जिसमें आप आगे नहीं होंगी। जैसे आप सिंगिंग, और उसमें भी आप होंगी, ज़रूर होंगी, आई एम श्योर, आपकी आवाज़ से लग रहा है, आप लिखती भी हैं, आपने डांस भी किया है, तो ऐसी कोई है फील्ड जो आप नहीं करती हैं? ये बस भगवान की कृपा है, और ऐसा सामर्थ्य मुझे दिया कि एक ज़िंदगी में और शौक़ कोई अधूरा नहीं छूटा। वो हर छोटे मोटे शौक़ जो आदमी जब छोटा होता है और बड़े होते, जो भी वो अपने अंदर पालता है, उसको मैंने जिया है, और एक्सट्रीम की हद तक भी जिया है, और कहीं पर बीच में छोड़ दिया है, पर वो सब ज़िंदा हैं और ये मददगार हैं मेरे, क्योंकि मैं टीचर हूँ। तो ऐसी सब चीज़ें अपने बच्चों में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए प्यार होता है, वो डालने में ऐसी चीज़ें बहुत काम आ रही हैं जो सीखी हैं। और मेरे घर में जितने भी आप अवार्ड्स देख रहे हैं आज, ये अलग अलग क्षेत्रों से मुझे मिले हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, गाना हो, और चाहे समाज के सेवा के लिए जो भी मैंने काम किए हैं, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो मैंने काम किए हैं, और अनेकानेक। तो आज आप आई हैं घर पे तो देख ही रही होंगी। वाकई ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि ऊपर वाले ने आपको सारी कलाओं से नवाजा है। और अब मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपकी आने वाली प्लानिंग्स क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भविष्य पे विश्वास तो नहीं रखती हूँ, पर बिल्कुल प्लान्स तो होते ही हैं, भविष्य होना हो। तो उसके लिए ये है कि मैक्सिमम नंबर में मैं बुक लिखना चाहूँगी, बुक्स। और जहाँ अभी पहुँची हूँ अवार्ड की लाइन में,
तो मैं ये चाहूँगी कि मैं राष्ट्रपति महोदया से अवार्ड लूँ। ऐसी मेरा सपना है, और वन ऑफ द सपना जो मैंने आपको बताया कि हर सपना जिया तो ये भी अधूरा नहीं छोड़ूंगी, ये भी करूँगी, और बाकी आगे पढ़ाई करने का भी, कि डॉक्टरेट की डिग्री मुझे मिले। ये 3 लाइन में लगे हैं। अभी जो आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी रेशमी, मैं ज़रूर सबको एक संदेश देना चाहूँगी कि मेरी नज़र में देश के लिए स्वस्थ रहना और शिक्षित समाज का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। बालिका शिक्षा पर मैं ज़्यादा ज़ोर देना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जिस घर में माँ शिक्षित नहीं है उसके बच्चे उस तरीके के नहीं हो पाते जो कि एक शिक्षित माँ के होते हैं। तो माँ को शिक्षित होना सबसे पहले ज़रूरी है। और दूसरी बात गर्ल्स के लिए कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि अपने पैसों का खर्च करना और उसको किस तरीके से बचत करनी है, ये उन्हें आना चाहिए। और ये एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उस समाज की जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ें। समाज हम सबके साथ बनता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो हम सबको एक साथ होकर अपने देश के लिए काम करना है, इसको शिक्षित बनाना है और शिक्षा को अपना परम धर्म मानना है। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय ज्ञान के। तो ज्ञान बांटिए, और दान में सबसे उच्च स्तर का दान भी विद्या का दान होता है। शुक्रिया। राखी, आपसे वाकई बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी बहुत से लोगों को इंस्पायर करेगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया कहने से पहले मैं भी आपके तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आज मुझे सुन रहे हैं। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आने का, मुझे मंच दिया आप लोगों ने। तो कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी जाते जाते कि तुम इबादत की तरह ख्यालों में रहते हो, इश्क से बुने मखमली जालों में रहते हो, तमाम रातें गुजारी हैं मैंने तेरे तसव्वुर में, इश्क ईद के चांद से तुम चांदनी रातों में रहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमी आपका और तमाम दर्शकों का। तो नाज़रीन, ये थी राखी बेस्ट। मैं तो यही कहूँगी, वो हिंदी में कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी उर्दू और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।